है। अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट केमिस्ट्री। चलिए चलते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, रचना एवं उनमें होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को ही केमिकेटिंग कहा जाता था। लेबोजियर दूध गर्म भेला गया। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ में उसकी प्रकृति। दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू आदि कुछ भी। आगे चलते प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं पांचों तत्व से मिलकर बना है। वह है क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। अब आगे पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक और रासायनिक। फिर भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में, ठोस, द्रव, गैस, और फिर रसायन को दो, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध और मिश्रण। फिर शुद्ध को दो भागों में, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को दो भागों में, धात्विक और धात्विक। फिर यौगिक को दो भागों में, कार्बनिक और कार्बनिक। फिर मिश्रण को दो भागों में, मिश्रण का समांग विसमांग मिश्रण। आगे कहते हैं ठोस पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है, जैसे कि लोहा की छड़, कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन जो होता है, एवं आयतन क्या हो जाता है आपका, आयतन निश्चित हो जाता है द्रव का, जैसे कि अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन आदि। गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसका बाद भी है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ये सभी ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों अवस्थाओं में रहता है। पदार्थ के तीन भौतिक अवस्थाओं में निम्न सामान्य होते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। आपका होगा जल। आगे चलते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कि आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवा बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक। अब आगे आपका पदार्थ की चौथी हो गया। आगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधियों न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। यौगिक यह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जलने में सहायक होता है। मतलब हाइड्रोजन और जैसे कि जल एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन जल होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है, जो ऑक्सीजन जलाने में कम करता है और हाइड्रोजन मतलब खुद जलता है, जबकि दोनों का संयोग जल आग को बुझा देता है। मिश्रण यानी कि मिक्सचर वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कराता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। समांग मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयवी को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे कि चीनी या नमक या जल या विलीन हवा। विषमांग मिश्रण कहता है कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण व उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कुहासा। अब आगे जानेंगे सामान्य शरीर में तत्वों का प्रतिशत। कार्बन ऑक्सीजन का 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीज 0.05, लोहा 0.004, अन्य तत्व 0.046। ठीक। अब आगे चलते हैं। विभिन्न होते जैसे कि बारूद जान लीजिए। अब आगे आपका बारूद कुहासा हो जाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे चलते हैं।
अब आगे है आपका मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। रवाकरण, इस विधि से अकार्बनिक यौगिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे आसवन विधि क्या है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से अलग पृथक किया जाता है, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन, इस विधि द्वारा ठोस दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। इस विधि में कर्पूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि आते हैं। आगे आंशिक आसवन, इस विधि से वैसे मिश्रित धातुओं को अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है कि खनिज तेल या कच्चा तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल, तारा आदि आसवन विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। अब आगे के वर्ण लेखन क्या, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अवशोषण पदार्थ में भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन कहता है कि इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन में जो जल में घुलनशील होता है परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अवघटित हो जाता है, जैसे कि एसीटोन, मिथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। द्रवनांक, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उनमें अधिकांश में से यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक निश्चित ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे तब। हिमांक क्या है, किसी विशेष दाब पर व नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमानक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रव्यमानक हिमांक 0 डिग्री होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमानक दोनों कम होता है। अब आगे के द्रव्यमानक पर दाब का प्रभाव। द्रव्यमानक पर दाब का प्रभाव, उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, ढला हुआ लोहा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसे ही दिशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। कौन? ढला हुआ लोहा, एंटीमनी, बिस्मत और पीतल। आगे चलते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले में प्लावन तैरने लगते हैं गलन में। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी पर प्लावन करते हैं। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जाते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार में पूर्णता प्राप्त किया जाता है। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। आगे आपका चीनी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातु का द्रव्यमानक कहता है कि उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने से जो होता है आपका अशुद्धियाँ डाल देने से क्या होता है, पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकरणी मिश्रण क्या है, किसी ठोस को उसके द्रव्यमानक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठोस को उसके द्रव्यमानक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, ठीक। या ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमानक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का तापमान इतना घट जाएगा कि ताप घट जाएगा। हिमकरणी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग तथा बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -12 डिग्री से कम हो जाता है। अब आगे वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। यह 2 प्रकार की होती है, वाष्प या क्वथनांक। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्वथनांक का कम होना, कहते हैं क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। खुले
द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर कहता है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगी। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा और वाष्पन की दर उतना ही घटती जाएगी। क्वथनांक दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल करके द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणत हो जाएगा तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और घटने से घट जाता है। अब आगे आपका परमाणु संरचना। परमाणु यानी कि एटम। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो परमाणु कहलाता है। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। अणु तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट कहता है किसी तत्व का अणुभार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 में भाग का द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 0.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी। अणुभार कहता है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन के 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी। मोल धारणा कहता है कि एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतना ही है जितना शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 × 23 है। कार्बन के मतलब कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 × 23 परमाणु हैं। कहता है कि 6.022 × 23 को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब आगे आपका मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन तथा रदरफोर्ड चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने जो था 3 मूल कणों की मिलाकर के मतलब 3 मूल कणों की खोज की। कहता है कि और कहा परमाणु विभाज्य यह मूलतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब आगे प्रमुख मूल कणों की अभिलक्षण। जैसे इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का होता है द्रव्यमान ग्राम होता है 9.105 × 10⁻28 ग्राम। द्रव्यमान होता है AMU में 0.305486 AMU खोज करता जन्म करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ग्राम में 1.672 6 × 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का 1.672 6749 × 10⁻24 ग्राम। ठीक। न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। आगे चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया था तेल बूंद प्रक्रिया विधि द्वारा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसॉन का नाम रखा गया। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण इलेक्ट्रॉन की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें परचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थी हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों को बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। रदरफोर्ड के गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब आगे रदरफोर्ड का दोष। रदरफोर्ड का मॉडल का दोष। कहता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी नहीं करता, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इसकी ऊर्जा क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक।
द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मतलब मास नंबर, मतलब मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को उस परमाणु का में द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे क्वांटम संख्या, स्पेक्ट्रम क्वांटम की सूक्ष्म प्रकृति समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। अब आगे आपका मुख्य क्वांटम नंबर के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको n से सूचित किया जाता है। यह धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान 1 से लेकर के n तक होता है, कुछ भी हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमानित कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे n स्क्वायर द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को यह व्यक्त प्रदर्शित करता है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। द्विगांशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहता है कि इसे L से सूचित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय प्रकृति को प्रकट करती है। L का मान न्यूनतम 0 और अधिकतम जो होता है n-1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, कहता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m, इसे m से सूचित किया जाता है। यह उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान +L से लेकर के -L तक होता है, शून्य सहित। अब आगे के चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ms से सूचित किया जाता है। 1925 ईस्वी में जॉर्ज उलेनबेक ने सैमुअल ग्लाउड स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 से लेकर -12 तक होता है। अब आगे के क्वांटम यांत्रिकी की मूल समीकरण श्रोडिंजर ने व्यक्त किया था। ठीक, कौन? श्रोडिंजर ना। द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए 1933 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था श्रोडिंजर को। पॉली का वर्जन नियम, कहता है किसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। उनका अधिकतम बहुलता का नियम, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त हो, अर्थात जब तक संभव हो। इलेक्ट्रॉनिक युग्म कहलाते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ अर्थात निर्धारण असंभव है। अबॉव का नियम, इस नियम द्वारा तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में विभिन्न परमाणु कक्षकों का ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6x2 4f14 14 5d10 6p6 और 7s2। कहता है कि समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि 1s1 1s2 तथा 1s3 समस्थानिक। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आप कहता है यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में, और कोबाल्ट 60 के रक्त कैंसर के नियंत्रण में। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर कैंसर पता लगाने में। आयोडीन 31 का थायराइड ग्रंथि के उपचार में, और फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया के उपचार में। लोहा 59 का और रक्तता का रोग को पता लगाने में। आगे चलते हैं। आगे आपका सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, संख्या 33 होगा। समभारिक, समान परमाणु भार लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, जैसे कि आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। समन्यूट्रॉनिक जैसे कि 1 हाइड्रोजन 3 1 हीलियम 2 हीलियम 4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपका 2 है, समान है। 3 में से 1 गया 2 और 4 में 2 गया 2। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे कि Na+, Mg+2 एल्युमिनियम +3। आगे गैस का आचरण, कहता है बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम क्या है? बॉयल का नियत ताप पर, चार्ल्स का नियत दाब पर लागू होता है, बस याद रखिएगा। अच्छा, कहता है कि
यानी कि टी बराबर का टी बराबर 273 प्लस छोटका टी, उसको बोलते हैं परम ताप। आगे परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान होता है -273.15 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है। अवोगाड्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। इस 22.4 लीटर में 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अब आगे है अवस्था समीकरण, P बराबर nRT, जहाँ R एक मोल गैस स्थिरांक, P बराबर RT 1 मोल गैस के लिए। आगे गैस का विसरण घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैस के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक क्रिया को विसरण कहते हैं। ग्रहम का गैसीय विसरण नियम कहता है कि नियत ताप एवं दाब पर गैस की विसरण की अपेक्षित गतियाँ उनके घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए R1/R2 बराबर √D2/D1 बराबर √M2/M1। तो RH/RO बराबर हो जाएगा √16/1 यानी कि 4/1। RH बराबर 4R0। अब आगे की हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विस्तारण की गति की 4 गुनी होती है। अब आगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण कहता है कि मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण कहता है कि 19वीं शताब्दी के बीच रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडल का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडल के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, अब आगे आपका मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे। अब आगे के मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष भी थे। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण 2 वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग रखा गया, जैसे कि कॉपर, पारा, चांदी, टीन, सोना, प्लेटिनम, बेरिलियम और सीसा। उच्च परमाणु वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों को प्रिय रखा गया, जैसे कि सोडियम 126.92 को ट्यूरिलियम 170.61 के बाद रखा गया। अब आगे समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था और 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना था। मेंडलीफ से पूर्व डोबेनेर और न्यूटन ने भी तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण की पद्धति असफल रही। डोबेनेर ने त्रिक नियम दिए थे कब 1817 में। यह जर्मन रासायनिक वुल्फगांग डोबेनेर ने तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को जो था ज्ञात उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टर नियम कब 1886 में, 1866 में और डोबेनेर का 1817 में। तथा अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया गया। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उन्हें इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत सारे तत्व मिले। कहता है कि अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और असमान तत्वों को एक स्थान पर रखा दिया। अब आगे आपका उपरोक्त उपकरणों के से स्पष्ट सिद्धांत सफल रहा। और आगे आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब आगे आपका वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धानात्मकता बढ़ता है, बाकी बात सब घटता है। ठीक, फिर आगे है कि आयनन क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे बढ़ता है, बाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रीति ऊपर से नीचे पर घटता है और बाएं से दाएं पर बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है।
एवं वर्ग की संख्या 18 यानी 9। वर्ग 1 से लेकर के 7 तक के दो वर्गों ए तथा बी में बांटे। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। आगे आपका प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहले सदस्य हाइड्रोजन है जो अब बाद में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर के, यानी कि लैंथेनाइड श्रेणी 57 से 71, ठीक, लैंथेनाइड श्रेणी, और 89 से 103 एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया। अब आगे है आपका दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 तत्वों में से 17 तत्वों का एक समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइड समूह को रासायनिक तत्व का 15वां तत्व या स्कैंडियम तथा इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क कवर, MP3 प्लेयर्स, मिनीचर, 4 व्हील बैटरी, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण के रूप में विधिक रूप से प्रयुक्त होता है। कहता है कि मिसाइल निर्देशक प्रणाली, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माई डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। अब आगे आपका वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेप भंडार मामले के में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है आपका ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद मलेशिया। आयनिक विभव क्या है? आयनिक विभव क्या है? कहता है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैस परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है ना, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कथा कि विद्युत ऋणात्मकता E बराबर होता है आयनन विभव प्लस आयनन इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बटे 5.6। आगे चलते हैं। फ्लोरीन गैस की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 7a के तत्व का गलनांक उच्च होता है। अब आगे का रासायनिक बंधन, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं: विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसंयोजी बंधन। यानी कि विद्युत संयोजी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विद्युत संयोजी बंधन, जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है तो उसको विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, Na++Cl बदलाव NaCl प्लस Cl-। अब आगे कि आयनिक विभव के गुण। आयनिक विभव ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होता है। यह वह घोलक जिसका परावैद्युत स्थिरांक जब उच्च होता है ध्रुवीय घोल कहलाता है। जैसे जल द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होता है। जलीय घोल विद्युत का कुचालक होता है। आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। चालक ऊर्जा, किसी रवा के आयनों की एक दूसरे के अंत दूरी तक अलग करने की क्रिया को हम आवश्यक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक बंधन क्या है? जब दो सदृश या अदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करता है तब इसके बीच इसी बंधन को हमें सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। अब आगे आपका जैसे कि क्लोरीन Cl2, देखिए क्लोरीन के पास में पहले से 6 गो है, लेकिन स्टेप पूरा करने के लिए 2 गो उससे लिए, दूसरे उससे लिए। अब आगे आपका संयोजी तत्वों के गुण। संयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होते हैं, अतः वे विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं। वह विविध संभवता प्रदर्शित करता है। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण से घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की समान अवस्था में प्रायः गैस, वाष्पशील, द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ है। अब आगे कि इसका द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है। आगे आपका ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय में घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं
बंधन की प्रकृति। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर होता है तब उनके बीच बंधन जो होता है, उनके बीच बंधन आयनिक होगा। बीच अंतर होता है तब ध्रुवीय संयोजक होता है। अब आगे आपका बंधन आयनिक होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब उनको ध्रुवीय संयोजक होगा। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब संयोजी बंधन होगा। अब आगे उप संयोजी बंधन। ऐसे बंधन जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। कहते हैं कि उप संयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक कहते हैं, जैसे कि H2SO4। अब आगे आगे है OSO, दो उपसंयोजी बंधन है। आगे इलेक्ट्रॉनिक का निर्जन जोड़ी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वह निर्जन जोड़ा जो संयोजक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पारा और अमोनियम के निर्माण में नाइट्रोजन के पास जो है क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है तो शेष रह जाता है, जिसका साझा किसी परमाणु के साथ नहीं होता। अब आगे NH4Cl में आयनी, संयोजी एवं उपसंयोजी बंधन आते हैं। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन या न्यून के संयोग से बने यौगिक को अणु ध्रुवीय होते हैं। HF H2O आदि। आगे आपका HF परमाणु में H विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक होता है H, और F ऋणात्मक होता है। अब आगे आपका फलतः थोड़ा आवेश होता है। आगे आपका ऊर्जा बंधन का क्रम। एकल लेस देन द्वि लेस देन त्रिक। बंधन दूरी एकल ग्रेटर देन द्वि ग्रेटर देन त्रिक। और बंधनों की कार्यशीलता एकल लेस देन द्वि लेस देन त्रिक। यह आकर्षण से HF परमाणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं हाइड्रोजन साइनाइड में, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो संयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन कहता है हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यौगिकों में ही पाया जाता है। सिग्मा बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक क्षैतिज अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा कहते हैं। अब आगे आपका है स्पर्शंकरण। sp स्पर्शंकरण रेखीय है। sp रेखीय, sp2 त्रिकोणीय, sp3 त्रिकोणीय पिरामिड, sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिड, sp3d2 अष्टफलकीय, sp3d3 पंचभुजीय द्विपिरामिड। आगे पाय बंधन। जब दो परमाणु ऑर्बिटल के पास अतिव्यापन होता है तब इसे निर्मित बंधन को पाय बॉन्ड कहते हैं। अब आगे आपका है ऑक्सीकरण या अवकरण। कहता है कि ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक के अनुपात को बढ़ जाने से होता है, या धनावेश का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे कि Na में हो जाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, Fe+2 में हो जाएगा Fe+3 इलेक्ट्रॉन। अवकरण क्या है? विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या विद्युत धनावेश का घट जाना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक। आगे है Cu+2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu, और Cl2+2 इलेक्ट्रॉन 2Cl। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अवकारक कहलाता है, जैसे कि H2CO, H2S, SO2 और CO और CnCl2। अब आगे आपका ऑक्सीकारक, जिन पदार्थों का आकार होता है
अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या कुछ जैसे कि O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4 और K2Cr2O7। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। अब आगे आपका ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और सल्फाइड ऑक्साइड SO2, ठीक, एवं नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 होता आदि। ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो है आवेश की संख्या को बताती है। यदि उस गुण या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयन के रूप में अलग कर दिया जाता है, जैसे कि Mn की इलेक्ट्रॉनिक बंधु से KMnO4 में 7 होता है, अतः KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। आगे कि हाइपोक्लोरस अंत में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता 1+1 हो जाती है। कहता है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अब आगे आपका ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं, अवकारक घटा देती है। ऑक्सीकरण हो गया अभिक्रिया परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ना। अवकरण किसी अभिक्रिया में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटना। अब आ गया अम्ल, भस्म एवं लवण, यानी कि अम्ल यानी एसिड क्या है। कहता है कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक स्थाप के रूप में रहता है। कहता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत, इसके द्वारा अन्य पदार्थों का जोड़ी किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार जो है क्या अम्ल व यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। तो आगे आपका अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और या नीले तत्व को लाल कर देता है। अब आगे आपका अम्लों के उपयोग खाने के काम में खाने जैसे कि दूध में लैक्टिक, सिरका एवं अचार में एसिटिक, सोडा वाटर में कार्बोलिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक, सेब में मौलिक और नींबू में नारंगी। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। खाना पचाने के लिए HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब आगे लोहा पर जस्ते की परत चढ़ने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि H2SO4 तथा HNO3 का प्रयोग किया जाता है। अब आगे कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए कहता है कि ऑक्जेलिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे आपका कुछ अम्लों की तीव्रता घटते क्रम में पहले है HCl लेस देन H2SO4 में HCl लेस देन HNO3 लेस देन H2SO4 में ग्रेटर देन, सबसे अधिक है HCl, उसके बाद HNO3, फिर उसके बाद H2SO4, फिर उसके बाद CH3COOH। अब आगे की अम्लराज या 3.1 के अनुपात में समान हाइड्रोलिक अम्ल एवं समनाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, यह सोना और प्लेटिनम को बनाने में समर्थ होता है। डाइइलेक्ट्रिक अम्ल एक म्यूटेरिक अम्ल या खनिज लवण कहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में 5 घुलनशील तत्व होते हैं। कहता है बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। भस्म क्या है, देखिए ब्रोंस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। भस्म गलत है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अब आगे आपका इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है जिसको हम भस्म कहते हैं। अब आगे आपका भस्म 2 प्रकार के होते हैं। जल में विलय, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। यह लाल निटस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है।
और या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। जल में विलय भस्म, ये जल में के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं ये, लेकिन क्षार के अनुगुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कि HNO, CuOH का होल ट्वाइस, Fe2O3। अगर कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuH होल ट्वाइस का घरों में चूना पोतने में, गराय एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर को बाल को साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, और कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, और कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने में। अब आगे है आपका लवण। लवण अम्ल एवं भस्म का संयोजन मिश्रण होता है, जिससे NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2। कौन ही रहता है। अब आगे है आपका आगे कि खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लता को दूर करने में अग्निशमन यंत्र किया जाता है। सोडा कहता है कि धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। अब आगे आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग जो है आप जान लीजिए, इसका उपयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में और पोटेशियम नाइट्रेट अपमार्जक चूर्ण बनाने में, और आ गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे pH स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करने की व्यक्त पैमाना है, जैसे कि pH बराबर -log प्लस H प्लस आयन, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के संतरण के व्युत्क्रम को लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 उदासीन। सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल की माप स्केल दिया था। अब आगे आपका हमारा शरीर 7.08 से 7.8 प्रास के बीच काम करते हैं, जीवित प्रणाली प्रास। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ समान पदार्थों के pH मान। समुद्री जल का 8.4, समुद्री जल का 8.4, लार का 7.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2। आगे आपका वर्षा जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा होगा। दांत का pH मान 7.5 से 5.5 से कम होने पर दांत झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, दांत का एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ या जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की pH मान कम 5.5 से कम होने पर दांत क्षरित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त संश्लेषण अम्लक्षार अभिक्रिया। अब आ गया विलयन। कहता है कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण होता है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलय की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय और कणों की त्रिज्या 10⁻7 सेंटीमीटर तक कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अब आ गया कि विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होते हैं। ठीक, विलय और विलायक हो गए। विलय और विलायक, विलयन जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जिस विलायक का हाइड्रोलिक निर्माण जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान सबसे अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। अब आ गया आपका विलयन के प्रकार, जैसे कि पीतल, तांबा जस्ता, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव,
थेलियम में पारा, ठोस में गैस, कपूर में वायु का विचलन, द्रव में ठोस, पारा में लीड, द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, द्रव में गैस, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, गैस में ठोस, धुआं, वायु और आयोडीन। आगे आपका गैस में द्रव का विलयन, अब आगे आपका गैस में द्रव हो गया, जिससे कि कुहारा, बादल, अमोनियम गैस आदि। अब आगे गैस में गैस का विलयन, वायु का मिश्रण। आगे चलते हैं। विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निरंजन धुलाई में, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर में, इत्र बनाने में, अनेक प्रकार के पेय पदार्थों के निर्माण। संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा संतृप्त होती घुली हुई होती है। और संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की औसत अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है और संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलयन ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा पर उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो। ठीक। विलयता किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ का विलायक कहते हैं। विलय की विलयता कहते हैं। विलयता बराबर हो जाता है विलय की मात्रा बते विलय की मात्रा गुने 100। आगे आपका किसी पदार्थ की विलायक में विलयता, विलय की प्रकृति दाब पर निर्भर करता है। विलयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। विलयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। विलयन का साधन। किसी विलायक यानी कि विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का साधन कहते हैं। जिस विलयन में विलय की मात्रा जो होता है मात्रा को कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सामान्य विलयन कहते हैं। जिसमें कम होता है उसको हम तनी विलयन कहते हैं और संतृप्त विलयन कहते हैं। जो विलयन जितना अधिक तनु होता है वह उतना असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त होता है। परिक्षेपण किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु, आयन जो भी हो दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द चित्रा दिए जाते हैं तो इस क्रिया को परिक्षेपण कहलाता है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। विषमांग पदार्थ आगा विषमांग में निलंबन कोलाइट, ठीक, और समांग पदार्थ में वास्तविक विलयन। आगे आपका निलंबन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक हो सकता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छना पात्र के आर पार नहीं जा सकते। ये अस्थायी होती तथा उनके कणों को परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने के कारण प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइडी। इसमें परिक्षेपित कण का आकार 10⁻⁻⁴ से -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों के नग्न जो है आँखों की सहायता से देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पात्र नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती, जैसे कि दूध, गोंद, स्याही, रक्त, ये सभी आपका क्या है, कोलाइडी विलयन। अब आगे कि कोलाइडी विलयन के प्रकार। सॉल, जेल और एरोसॉल। वैसा
कोलाइडी विलयन जिसमें ठोस द्रव में प्रक्षेपित होते हैं उसे स्वॉल कहते हैं। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सॉल से। जेल वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से जो है प्रक्षेपित तो होते हैं पर इनका प्रवाहता नहीं होता, जिससे कि जेल आदि। जेली जिलेटिन। आगे आपका एरोसॉल किसी गैस में द्रव या ठोस के कणों का प्रक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। जब प्रक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसॉल को धुआं कहा जाता है। जब प्रक्षेपित द्रव कम होता है, द्रव क्या होता है, सभा होता है। जेल हो गया, एरोसॉल हो गया, इसको हम कोड़ा कहते, जैसे कोड़ा। जब प्रक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडी को क्रमशः एरोसॉल, अल्कोसॉल और बेंजोसॉल कहते हैं। अब आगे है आपका पायस। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में प्रक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइडी को पायस कहते हैं। पायस बनने की क्रिया को पायसीकरण। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम। काड लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में प्रक्षेपित होते हुए भी यह पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन, अब आगे आपका सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों की धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का उपयोग अयस्कों के संद्रण में किया जाता है। झाग द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन उत्पन्न करते हैं। वास्तविक विलयन इसके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कण का आकार 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। इसके कण छन्ना पात्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे अस्थायी पारदर्शक होता है। अपवन क्या है? वास्तविक विलयन सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं। अपवन कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की क्रिया को अपवन कहते हैं, अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। बोरोनियन गति क्या है? कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे बोरोनियन गति कहते हैं। यह गति कोलाइडी कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कण जितना ही सूक्ष्म होता है तथा माध्यम की सांद्रता जितना ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतना ही तेजी से होगी। स्कंदन जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और इसका आवेशन हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर क्या है? वास्तविक विलयन में पदार्थ का विलय कणों के आकार, व्यास, कणों के आकार वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम रहता है, जबकि कोलाइडी विलयन में 7 सेंटीमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कण हरावस्था में अदृश्य होते नहीं दिखाई देते, जबकि कोलाइडी में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक। वास्तविक विलयन पदार्थ का कण प्रकाश की प्रक्रिया नहीं करते हैं, जबकि ये कण प्रकाश प्रक्रिया करते हैं। कौन? कोलाइडी विलयन। इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है वास्तविक और कोलाइडी का परासरणी दाब कम होता है। वास्तविक विलयन समांग एवं एकांगिक प्रवस्था वाला होता है, जबकि कोलाइडी विलयन समांग एवं दो प्रवस्था वाला होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरता है और उनके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं तो कोलाइडी कण की काली पृष्ठभूमि में आल्पिन किरणों की भांति चमकने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का प्रकाश का परिकीर्णन। आगे बफर विलयन क्या है?
वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता एवं क्षारीयता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट, सोडियम एलम, एसिटिक अम्ल। मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब इसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन के रंग, मिथाइल ऑरेंज में आपका हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में हो जाएगा गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा अम्ल में गुलाबी, और क्षार में पीला और उदासीन में नारंगी हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पेपर ये अम्ल में लाल, क्षार में नीला और उदासीन में बैंगनी हो जाएगा लिटमस। फिनोप्थेरिन यह हो जाएगा अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी और उदासीन में रंगहीन। आगे चलते हैं। अब आगे आपका कार्बन एवं के यौगिक। कार्बन एक और धातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। केकुले ने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इससे ही कार्बनिक यौगिक की होमोग्लांस सीरीज की बात प्रतिपादित की गई थी। अपरूपता, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण सामान्य भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपरूपता कहलाते हैं और इनके घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के दो प्रमुख गुण हैं, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल क्षार और लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसके रबे घनाकार होता है, हीरा का रबा घनाकार होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.412 होता है, अर्थात पूर्णांक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। यह रेडियो से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर हीरा हरा रंग प्रदर्शित करता है। अब आगे कि शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेनाइट को प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, इसलिए इसको काला शीशा कहा जाता है। आगे कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। कार्बन में हीरा में कार्बन sp3 पर संकरण ग्रेफाइट sp2 रहता है। कच्ची चीनी को रंगीन बनाने के लिए एनामिल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन में हाइड्रोजन की यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है जिससे प्रकृति द्वारा पृथक में कुछ विशेष प्रकार के औषधि चट्टानों के बीच भंडारों में सुरक्षित रहता है। अब आ गया कोलाइडी मतलब हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और उदासीन। अति संतृप्त। आगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 संयोजकताएं एक संयोजन बंधों द्वारा सुस्पष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ n किसी भी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिका बंधन बनाकर अपनी संयोजकता के स्पष्ट करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। इसी श्रेणी का पहला सदस्य एथेन C2H4 है। त्रिक, अब आगे आपका त्रिक। ठीक, अब आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को स्पष्ट करती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कहता है कि द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य अस्थायी
सदस्य थीन C2H4 है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2 - 2 होता है। सबसे